नमस्ते बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर गिनी ब्रज है। आइए आज का पाठ्यक्रम बीपीएससी 133 आरंभ करते हैं। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अर्थात तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार व्यवस्था। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजनीति और राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि हम इसमें राज्य और सरकार के हर पहलू का अध्ययन करते हैं। हर पहलू मतलब बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपका जो पाठ्यक्रम है ये है तुलनात्मक पद्धति। तो तुलनात्मक पद्धति में किसी सिद्धांत को विकसित करने, उसकी परिकल्पना का परीक्षण करने और विश्वसनीय सामान्यीकरण तैयार करने के आधार के रूप में हम समानताओं और अंतरों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें कंपैरेटिव मेथड में हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का अध्ययन करना होता है, जिसके आधार पे हम एक सिद्धांत को विकसित करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और एक विश्वसनीय सामान्यीकरण जो है उसको तैयार करते हैं। जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था कि जेम्स कोलमन की एक बहुत मशहूर सेइंग है जिसमें वो ये कहते हैं, यू कांट बी साइंटिफिक इफ यू आर नॉट कंपेयरिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर राजनीति विज्ञान में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तुलनाएं करें, हम विभिन्न जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें समानताएं असमानताएं देखें, ताकि उससे हमें ये ज्ञात हो कि किस तरीके से एक जो समस्याएं हर समाज फेस कर रहा है या उनके समक्ष आ रही हैं, उनका हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति में अन्य देशों, उनके नागरिकों, उनके राजनीतिक दलों, वहां पे जिस तरह की शासन प्रणाली है, चुनावी व्यवहार, चुनावी प्रक्रिया, विचारधारा किस तरह की है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, ये कई क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। मतलब जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो जो विभिन्न देश हैं उन देशों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहां के नागरिक समाज कैसा है, वहां की सिविल सोसाइटी कैसी है, जो राजनीतिक दल हैं वो कैसे हैं, वह मल्टी पार्टी सिस्टम है या बाय पार्टी सिस्टम है या वन पार्टी सिस्टम है, अर्थात वहां पे बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है या एक दल व्यवस्था है, इसका हम अध्ययन करते हैं। और फिर इससे हम ये ज्ञात करते हैं कि अगर बहुदलीय व्यवस्था है तो उसकी क्या लाभ है। बहुदलीय व्यवस्था अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है? बहुदलीय व्यवस्था जब कई राजनीतिक दल होंगे एक राज्य में, जैसे भारत इसका एक एग्जाम्पल है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उन सबका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उन सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है। वो राजनीतिक दल विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब जैसे द्विदलीय व्यवस्था है यानी कि बाय पार्टी सिस्टम है, उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में अमेरिका है, तो वहां पे क्या है, सिर्फ 2 दल है, तो उन 2 दलों के माध्यम से ही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो शायद लिमिटेड है। लेकिन अगर आप इसको और कंपेयर करेंगे एक दलीय व्यवस्था से यानी कि वन पार्टी सिस्टम से, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन यानी कि जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल ही लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वही एक दल है, उसी की जो विचारधारा है, उसी का जो राज्य चलाने का तरीका है, वह सारे जो नागरिक हैं उनको मानना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमने जब राजनीतिक दलों का एक तुलना करी कि हमने देखा बहुदलीय व्यवस्था में किस तरह से राज्य चल रहे हैं, द्विदलीय व्यवस्था में किस तरह से राज्य चल रहे हैं और एक दलीय व्यवस्था में कैसे चल रहे हैं। तो उस तुलना के आधार पे हमें ये ज्ञात हुआ कि जो बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, जहां पे राजनीतिक दल ज्यादा मात्रा में यानी मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पे होता है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अच्छा, जैसे इसके साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया है, तो चुनावी प्रक्रिया में हम ये देखते हैं जैसे कि हर कंट्री विभिन्न तरीकों से अपनी चुनावी प्रक्रिया को संचालित करती है, तो उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि जैसे कि हम ये जैसे अब आज के समय में कहा जाता है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं हैं, तो प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में किस तरह से हम ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे इंश्योर कर सकते हैं, ये भी हमें कैसे तुलना करके पता चल सकता है। जैसे विचारधारा है, हर राज्य की अपनी खुद की एक विचारधारा होती है।
है। कम्युनिस्ट विचारधारा है, कैपिटलिस्ट विचार यानी साम्यवाद है, कैपिटलिस्ट विचारधारा है। ये विचारधाराएं क्या है, ये किस तरह से अपने राज्य में नीतियों का निर्माण करती हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती हैं, इनके माध्यम से हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा अगर साम्यवादी व्यवस्था है तो क्या होगा, प्रजातंत्रीय व्यवस्था है तो क्या होगा, या कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था है तो क्या होगा। अच्छा, जैसे क्रांतियां हैं तो हम क्रांतियों का अध्ययन कर सकते हैं कि किस वजह से किसी राज्य में क्रांति आती है। जैसे अरब क्रांति है हमारे पास, अरब स्प्रिंग का हमारे पास एग्जाम्पल है। पास्ट में अगर आप पहले का देखेंगे तो हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन है, हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो ये क्या है, ये जो क्रांतियां हैं, क्यों क्रांतियां किसी राज्य में उत्पन्न होती हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इनके आधार पे हम फिर से एक तुलना स्थापित कर सकते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए ताकि हम इन विद्रोहों को, इन क्रांतियों को या विद्रोह प्रदर्शनों को कम कर सकें, यानी कि जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें हम एक तरह से एड्रेस कर सकें। तो इस तरीके से हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। इसमें जैसे जो हमारा लास्ट सत्र था, पिछले सत्र में हमने आपके साथ मेथड्स जो थे, वो तरीके हमने आपके साथ अध्ययन किया था उनका, कि एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ आपके पाठ्यक्रम का भाग है, एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोगात्मक पद्धति, केस स्टडी पद्धति हमने करी थी, देन सांख्यिकीय पद्धति हम लोगों ने पढ़ी थी, ऐतिहासिक पद्धति और फोकस्ड कंपैरिजंस, यानी कि जहां पे हम ध्यान केंद्रित जो तुलनाएं हैं वो करते हैं। तो उनके माध्यम से हमने ये समझा था कि जब अगर हमें किसी व्यवस्था का, किसी राज्य का, किसी स्थिति का अगर हमें तुलना करनी है तो हम इन माध्यमों से, एक्सपेरिमेंट मेथड, केस स्टडी, सांख्यिकीय पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति या ध्यान केंद्रित पद्धति के माध्यम से उन तुलनाओं को कर सकते हैं। अच्छा, आज बच्चों जो हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ वो है हमारा अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम, अर्थात समकालीन राजनीतिक प्रणालियों को अगर हम देखें तो हम उन्हें मोटे तौर पे दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। हम ये देखते हैं, एक होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था अर्थात डेमोक्रेटिक व्यवस्था, और एक होती है सत्तावादी अर्थात अथॉरिटेरियन रिजीम्स। अच्छा, इसमें हम ऐसे समझेंगे कि जब हम दो तरह से विभाजित करेंगे, प्रजातंत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में और सत्तावादी व्यवस्था में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है वहां पे जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी, अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल में आज के समय में जितने भी मेजोरिटी जो कंट्रीज हैं वो सारी प्रजातंत्रीय या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाती हैं। ये माना जाता है कि विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह सबसे सही व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की जो लिबर्टीज हैं, जो उनके फ्रीडम्स हैं, वो सब उन्हें दिए जाते हैं। और यहीं पे अगर हम इसके विपरीत देखें, सत्तावादी शासन, तो सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन सिस्टम जो होता है वो शक्तियों के केंद्रीकरण के आधार पे काम करता है। यहाँ पे ये जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जो सत्तावादी व्यवस्था है, वो रेजीम्स किसी एक लीडर को, किसी एक नेता को, या फिर कुछ जो अभिजात वर्ग होता है यानी कि जो एलीट क्लास होता है, उनके हाथ में सारी शक्ति जो है वो सीमित होती है। इसको हम टोटलिटेरियन यानी कि एक तरह से सत्तावादी इसलिए कहते हैं, अथॉरिटेरियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता के जो अधिकार हैं, जो जनता की फ्रीडम्स हैं, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, वो इन्हें सुनिश्चित नहीं करता है। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है वहां के लीडर पे कि वह किस हद तक जो केंद्रीकरण है वह अपने हाथ में रखेगा, शक्तियों का केंद्रीकरण है वो अपने हाथ में रखेगा। तो जो समकालीन राजनीतिक प्रणालियां हैं उन्हें हम आमतौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्तावादी व्यवस्था में वर्गीकृत करते हैं। और ये वर्गीकरण आया क्यों? ये वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक महत्व की कुछ घटनाएं हुई थी। ये उनकी एक तरह से प्रक्रिया थी, क्योंकि जैसे हम ये देखते हैं, आपने अगर सुना हो, स्टालिनवादी जो रूस था, या फांसीवादी इटली था, या नाजीवादी जर्मनी था, इनका जब उदय होता है तो ये जो लीडर्स थे, ये जो नेता थे, जैसे स्टालिन हुए या मुसोलिनी हुए या हिटलर हुए, इन लोगों ने, इन शासकों ने एक सत्तावादी व्यवस्था का स्थापना करी, जहां पे इन्होंने सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीकृत किया। अगर हम आपसे रूस की बात करें तो रूस उस समय पे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। इसे सोवियत संघ भी कहा जाता था। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला एक साम्यवादी जो सरकार थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व का पहला और सबसे बड़ा जो है वो साम्यवादी सरकार जो अस्तित्व में आई थी वो यही थी। सोवियत संघ
साम्यवाद का चेहरा था, जो कि 1991 में अपने विघटन तक संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो द्वारा प्रतिनिधित्व पश्चिम की पूंजीवादी ताकतों के बीच प्रतिद्वंद्विता में लगा हुआ था। इसको आप ऐसे समझिए कि 1945 से जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक शीत युद्ध की लहर थी। और वो शीत युद्ध जो था, उसमें ये दोनों जो थे, ये मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उस समय में जो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ, उसका एक उद्देश्य था, वो था कि वो किस तरीके से साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करे। उसका उस वक्त की विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो थी एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और प्रचार से उसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा जो राज्य हैं, जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो सब साम्यवादी सरकार को अपनाएं और किसके पक्ष में आ जाएं? सोवियत संघ के पक्ष में आ जाएं। और वहीं दूसरी ओर हमारे पास अमेरिका था, यूएसए, जो कि एक तरह से कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवादी जो विचारधारा होती है, पश्चिमी पूंजीवादी जो विचारधारा होती है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता था। और उसका मुख्य उद्देश्य था किस तरह से वो साम्यवाद का रोकथाम करे। यानी यूएसएसआर की, सोवियत संघ की उस वक्त की विदेश नीति थी एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का किस तरह से प्रचार किया जाए। और वहीं यूएसए की किस तरह विदेश नीति क्या थी? वो थी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, अर्थात साम्यवाद की रोकथाम करना। तो क्योंकि रोकथाम क्यों करना चाहता था? क्योंकि यूएसए को ये लगता था कि ज्यादा से ज्यादा राज्य जो साम्यवादी विचारधारा है, वह पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। उनके हिसाब से, उनके अनुसार, जो पूंजीवादी हैं, वह जो समाज है उसमें शोषण को पैदा करते हैं। वह रिच और पुअर, यानी अमीर और गरीब का जो बीच का जो डिफरेंस है, उसे और बढ़ाते हैं। और उनको ये लगता था जो साम्यवादी विचारधारा है, उसके ये कार्ल मार्क्स से प्रेरित है, कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, उससे ये प्रेरित है। उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वास्तविक रूप जो है वो एक कम्युनिस्ट सरकार के रूप में देखने को मिलता है। और वो ये मानते थे, जो कम्युनिस्ट हैं, उनके अनुसार विश्व जो समाज जो है, वो इन पूंजीवादियों की वजह से दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि क्लास स्ट्रगल जो है वो जनरेट हो गई है। और क्लास स्ट्रगल किसके बीच में है? जो एक तो है वर्किंग क्लास और एक है कैपिटलिस्ट क्लास। यानी कि एक जो काम करने वाला वर्ग है और दूसरा कौन सा है? पूंजीवादी वर्ग है। पूंजीवादी जिसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, इस तरह की जो जिनके पास हमें देखने को मिलता है, वो पूंजीवादी होते हैं, यानी वो कैपिटलिस्ट होते हैं। तो सोवियत संघ जो है वो साम्यवाद का चेहरा था। और 1991 में अपने विघटन तक, मतलब 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का, तब तक ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तरह से आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक विचारधारा के एक युद्ध था, जिसमें एक्चुअल युद्ध कोई नहीं हुआ। ये शीत युद्ध कहा जाता है इस फेज को। लेकिन एक प्रतिद्वंद्विता जो थी वो दोनों के बीच में कंटिन्यूड रही। अच्छा, 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन आते हैं, वह सोवियत संघ के अध्यक्ष बनते हैं। और उन्होंने एक तानाशाह के रूप में प्रभावी रूप से शासन किया। और उन्होंने भय को एक तरह से माध्यम बनाया अपने शासन का। एक तानाशाह के रूप में उन्होंने भय को अपने शासन का एक तरीका बनाया, एक माध्यम बनाया। क्योंकि जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनके अगेंस्ट वो मिलिट्री का, अपने पावर का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। अपने लाखों नागरिकों को मरने की कीमत पर उन्होंने मुख्य रूप से एक अग्रिगेरियन उद्योग जो था, जो रशिया, जो सोवियत संघ था, जो एक अग्रिगेरियन उद्योग था, उसे सैन्य और मिलिट्री के मतलब माध्यम से इंडस्ट्रियल उद्योग में बदल दिया। और स्टालिन ने अपनी गुप्त पुलिस की मदद से जितने भी विरोधी होते थे, उन सबको वो खत्म कर देते थे। तो इसलिए स्टालिन की वजह से इसको स्टालिनिज्म भी कहा जाता है। और उन्हीं के कारण एक तरह से, क्योंकि वो तानाशाह के रूप में उन्होंने शासन किया, तो इसलिए एक तरह से लोगों के मन में अथॉरिटेरियन रिजीम्स, यानी कि जो सत्तावादी शासन है, उसको लेके एक भय, एक एंटिसिपेशन जागृत हुआ। अच्छा, हालांकि 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद निकिता क्रूशेव नाम के व्यक्ति, शासक वहां पे आते हैं 1958 में। वह सोवियत संघ के प्रमुख बनते हैं। और उनके कार्यकाल में इस तरह की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने एक तरह से उनका एक ग्लासनॉट एट पेरिस्ट्रोइका, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था, जिसके आधार पे उन्होंने काम करने का प्रयास किया। और उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से ये जिस तरह से स्टालिन ने अपना तानाशाही रूप चलाया था सोवियत संघ में, उसको वो कैसे खत्म कर सकते हैं। तो एक तो इंस्टेंस ये
था जिसकी वजह से स्टालिन का सोवियत संघ में आना, जिसकी वजह से एक सत्तावादी जो स्थापना है या सत्तावादी जो रिजीम है उसके अगेंस्ट लोगों के मन में एक भय था और वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। अच्छा, दूसरा एक ये था, दूसरा जो इंस्टेंस था वो था फांसीवादी का उदय। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में फांसीवाद का उदय होता है, जब लोगों में एक तरह से राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व के लिए उनका एक बहुत जरूरी पहल थी, क्योंकि वहां पे उस चीज का अभाव था। इटली में मसोलिनी ने एक शक्तिशाली फांसीवादी राज्य की स्थापना के लिए अपने करिश्मा का एक तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ओरेटर अच्छे थे, तो वो अपने करिश्मा के आधार पे उन्होंने लोगों को एक तरह से यूनिफाई करने की प्रयास किया। और मसोलिनी ने 1919 में अपने राजनीतिक आंदोलन का वर्णन करने के लिए फांसीवाद शब्द को गढ़ा। अच्छा, इसी की तरह एक जो तीसरा इंस्टेंस है जो कि सत्तावादी व्यवस्था जो है उसको दर्शाता है, वो था नाजीवाद, यानी हिटलर के अंतर्गत। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हिटलर और नाजीवाद का उदय एक जन आंदोलन बन गया था, क्योंकि जब देश में सभी व्यवसाय बंद हो गए थे और सभी बैंक जो थे वो ध्वस्त हो गए थे, तो जर्मन्स जो थे उनके लिए एक बहुत कठिन समस्या और कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ये नाजी प्रचार ही था जिसने जर्मनी के लोगों में एक तरह से आशा जगाई। तो एक तो जर्मनी वैसे ही ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था और उसपे वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था थी, वह बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, वह स्थायी नहीं थी। तो इसलिए एक तरह से जो नाजी प्रचार था उसने जर्मन के जो लोग थे उनके अंदर एक आशा को उत्पन्न किया कि उन्हें ये लगा कि यस, एक लीडर के माध्यम से जिसमें उन्होंने जो हिटलर में वो देख रहे थे, शायद जो राज्य है वो एक तरह से एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है। तो ये नाजी प्रचार ही था जिसकी वजह से लोगों में एक आशा जगी। 1932 में जर्मन संसद में नाजी पार्टी को 37% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो समकालीन राजनीति, जैसे कि हमने आपके साथ शुरू किया था, कि जो समकालीन राजनीतिक प्रणालियां हैं उन्हें हम लोकतांत्रिक और सत्तावादी जो रिजीम्स हैं उसमें एक तरह से विभाजित या वर्गीकृत कर सकते हैं। और ये वर्गीकरण कहाँ से आता है? यह 20वीं शताब्दी में ऐतिहासिक महत्व की जो घटनाएं हुई थी, और वो घटनाएं क्या थी, जैसे कि स्टालिन आया रूस में, स्टालिनवादी रूस बना वो, फिर फांसीवादी इटली का जन्म हुआ और नाजीवादी जर्मनी का जो उदय हुआ। तो इनके आधार पे एक तरह से ये एक तरह से एक प्रक्रिया थी जिसमें ये देखा गया कि कैसे सत्तावादी शासन जो है वो राज्यों को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, और वह एक बिल्कुल भिन्न है एक लोकतांत्रिक या प्रजातंत्रीय व्यवस्था से। अच्छा, हालांकि सरकारी राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक शासन जो शब्द हैं, ये इनका एक दूसरे के स्थान पे उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें हमें अंतर मिलता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक शासन, ये दोनों इवन दो हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर हमें ये मिलता है कि इनके अंतर्गत भी अंतर है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट संस्थागत प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसके माध्यम से सामूहिक और आमतौर पर बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का एक तरह से संस्थागत प्रक्रिया को के दायरे में रह के वो काम करती है, और इसी के माध्यम से जो निर्णय है और वो बाध्यकारी निर्णय है उन्हें लिया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है। सरकार का, जैसे अगर हम कहें कि सरकार का कार्य क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसका मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना, अर्थात कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, कानून का कार्यान्वयन करना और कानून की व्याख्या करना। अर्थात कि ये जो कार्य है, जो 3 कार्य हैं, कानून को बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और उनकी व्याख्या करना, यानी कि उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये तीनों काम जो हैं, ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो इनको निभाते हैं। ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हैं? ये है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका है वह कानून निर्माण का काम करती है। वो कानून निर्माण का अर्थात, जैसे आप इंडिया का अगर एग्जाम्पल लें, तो इंडिया में हमारे पास क्या है? हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय व्यवस्था है। उस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है।
राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उसे राज्यों की सभा कहा जाता है, राज्यसभा हो गई। और जो लोकसभा है वो लोक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी राज्य में इलेक्शंस होते हैं, तो पूरे भारतवर्ष को, यानी कि जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं तो भारत को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधित्व जो है वो चुना जाता है और वो जाके लोकसभा में बैठता है और वो अपने क्षेत्र के, यानी जहां से वो चुना गया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो कार्य करता है। वो प्रोग्राम्स, फंड्स और पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि उनका जो क्षेत्र है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका किसी तरह से ग्रोथ और विकास हो सके। तो ये काम किसका है? ये विधायिका का काम है कि वो क्या करेगी, यानी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो लेजिस्लेचर है, वो क्या करती है? वो कानून निर्माण का काम करती है, वो कानून बनाती है। इसके बाद आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? उसका कार्य है, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या है? वह कार्यवान का काम है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें, भारत में हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री, और उनका मंत्री परिषद, ये दोनों क्या करते हैं? ये कानून जो बनाए जाते हैं, हालांकि हम ये देखते हैं कि भारतीय व्यवस्था में हमें घनिष्ठता मिलती है, जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध मिलता है, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही उत्पन्न होता है, जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल के आती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारी विधायिका है वो कानून का निर्माण करती है, जो हमारी कार्यपालिका है वो उन कानूनों को एक तरह से उनका एग्जीक्यूशन करती है, कार्यवान करती है। और कानून की व्याख्या का जो कार्य है वो हमारी जुडिशरी का है, अर्थात हमारी न्यायपालिका का है। अच्छा, कानून की व्याख्या से अभिप्राय ये है कि जब भी किसी कानून का निर्माण होता है, एक पावर भारत में जो भारतीय जुडिशरी है वो भारत उनको दी गई है, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। और ये व्यवस्था जो है ये यूएसए में भी पाई जाती है। जुडिशियल रिव्यू से ये होता है कि जो कानून हमारी लेजिस्लेचर बनाती है, उन कानूनों को वो संविधान के अनुसार है या नहीं, या संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय हमारी जो न्यायपालिका है वो लेती है। और यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये निर्णय लेती है, वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी कानून जिसका निर्माण हुआ है वह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर वह संविधान, जैसे अक्सर आपने सुना होगा द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, तो वो जो मूल संरचना है वह उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा है वो कानून, और अगर वो उसके विरुद्ध जाता है तो हमारी न्यायपालिका को संविधान द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वह उस कानून को नल एंड वॉइड यानी खारिज कर सकती है, उसको, उस भाग को या उस पूरे कानून को हटा सकती है। तो ये अधिकार जो है ये हमारी भारतीय व्यवस्था में न्यायपालिका को दिया गया है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि कानून की व्याख्या, मतलब कि किसी भी कानून का सही मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है, ये कौन बता सकता है? ये सिर्फ हमारी न्यायपालिका बता सकती है, और उनके द्वारा दिए गया निर्णय जो है वो मान्य होता है। यही व्यवस्था हमें यूएसए में भी मिलती है। लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन, एक तुलना करें यहाँ पे, क्योंकि आपका पेपर भी तुलना के ऊपर है, तो अगर हम एक तुलना करें यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि भारत में भी संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, यूके में। तो जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। कैसे भिन्न है? भारतीय व्यवस्था में हमने जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो हमने न्यायपालिका को दे रखा है। लेकिन जब हम यूके व्यवस्था में, ब्रिटेन के व्यवस्था में जाते हैं तो वहां पे जो पार्लियामेंट है वही संप्रभु है, यानी वहां पे संसदीय संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो रन करता है। संसदीय संप्रभुता से मतलब क्या है? संसदीय संप्रभुता से मतलब ये है कि वहां की जो न्यायपालिका है, ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है, उसके पास जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है से मतलब ये है कि वहां की संसद ही किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, यानी वही उसमें अमेंडमेंट भी लाएगी, वही उसमें चेंज भी लाएगी, और वही उसे नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर करेगी। तो जो संसद है ब्रिटेन की वह संप्रभु है,
उसके पास सारी शक्तियां हैं किसी भी कानून को बनाने, उसमें चेंज करने या उसे हटाने की। लेकिन अगर आप भारतीय संसदीय व्यवस्था में देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ के संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है वह जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह उस पे अपना निर्णय दे सकते हैं कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तुलना इस तरह से देखते हैं कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं और उसमें भी हम ये देखते हैं कि भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के समान नहीं हो सकती, क्योंकि हर राज्य के काम करने का तरीका, हर राज्य की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, वो सब डिफरेंट होती हैं, वो अभिन्न होती हैं। अब जैसे आप एक और डिफरेंशिएशन इसमें ला सकते हैं कि जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वहां पे हम मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में जाएंगे तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अर्थात वो संविधान द्वारा जो वहां का राजतंत्र है उनकी शक्तियों को उन्होंने लिमिट कर दिया है संविधान के द्वारा। तो ये क्या कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पे चलता है। जबकि आप भारत में देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं है। वहां पे आप यूके में क्या देखा जाता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दो तरह है, राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष। जो राज्य के अध्यक्ष है वो वहां के किंग है, और यहाँ पे राज्य के अध्यक्ष कौन है, भारत में राज्य का अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति हैं, यानी हमारे प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अगर हम देखें हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में कौन है, अर्थात सरकार के अध्यक्ष कौन है भारत में, तो भारत में सरकार के अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री। और अगर वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे जो सरकार के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य के जो अध्यक्ष हैं, भारत में वो राष्ट्रपति हैं और वहां पे क्या है, वहां पे वो किंग है, जो हेड ऑफ द स्टेट है। अच्छा, यहाँ के हेड ऑफ द जो स्टेट है उनको हमने कम शक्तियां दी हैं, मतलब उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन जैसे अगर कहें तो स्वविवेकी शक्ति ही उनकी मूलभूत इंपॉर्टेंट शक्ति है। अन्यथा उनकी सारी जो सेरेमोनियल पावर हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप यूके में देखेंगे तो उनके पास भी सेरेमोनियल पावर्स हैं, स्वविवेक शक्ति जैसा उनके पास कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या है, जो सरकारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम ये देखते हैं कि कानून बनाने, कानून का कार्यान्वयन करने और उनकी व्याख्या करने में हम इसे विभाजित करते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये कार्य कौन करता है, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ये 3 अंगों द्वारा इन्हें किया जाता है। अच्छा, एक राजनीतिक शासन में न केवल सरकार के अंग शामिल होते हैं, बल्कि उनकी संरचनाएं, उनकी प्रक्रियाएं और मूल्य भी शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से वह समाज के साथ एक तरह से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। आप ये समझिए कि जब हमने आपसे कहा कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन, इन दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था में हम ये देख रहे हैं कि जो संस्थागत हमारा जो संरचना है वो कैसी है। तो उसमें हमने ये कहा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग हैं और इनके अपने अपने कार्य जो हैं वो इनको दिए गए हैं और ये उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब हम राजनीतिक शासन की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि इसमें वो सरकारों के अंग, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, सिर्फ उसी को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि जो प्रोसेसेस होती हैं, जो एक तरह से जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, वो सब भी हम इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से कहा जाता है कि जो सरकारें हैं वह आपस में एक तरह से बातचीत करती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से उनका संपर्क बैठता है कि जैसे राजनीतिक दल हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ये सब क्या है, ये उन प्रोसेसेस का एक भाग होते हैं। अच्छा, जो पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, यानी जो राजनीतिक शासन हैं, उनके वर्गीकरण की प्रक्रियाएं 3 उद्देश्यों को पूरा करती हैं। मतलब हम उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं, हम क्यों पॉलिटिकल रिजीम्स को एक तरह से वर्गीकृत करते हैं, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं उनको। तो पॉलिटिकल रिजीम्स को अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हम अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक में डिवाइड कर रहे हैं, या हम सिविलियन और मिलिट्री में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये क्यों वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इससे अभिप्राय हमारा ये है कि जहां तक राजनीति और सरकार की समझ का सवाल है, हम ये मानते हैं कि राजनीतिक शासन का वर्गीकरण एक सक्षम अभ्यास है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह की व्यवस्था किस तरह के राज्य में चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, या उसमें क्या कमियां हैं और दूसरी व्यवस्था किस तरह से बेहतर है। तो एक तरह से ये एक सक्षम अभ्यास है, हम ये मानते हैं। दूसरा ये है कि वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वह एक विशेष राजनीतिक शासन के
सार्थक मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेहतर शासन कौन सा है। जैसे अगर आप ऐसे समझिए, हम आपसे कहें सत्तावादी और लोकतांत्रिक, अगर ये दो व्यवस्थाएं हैं, ये दो तरह की पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हम ये देखेंगे कि जो सत्तावादी शासन है वहां पे एक लीडर है या कुछ कुलीन तंत्र है, इलीट क्लास है, जो कि क्या कर रहा है, जिसके हाथ में सत्ता जो है वो केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है। तो जो भी वो निर्णय ले रहा है वो उन्हें बल के माध्यम से, भय के माध्यम से जनता के ऊपर लागू करवा रहा है। तो यानी वहां पे जनता का जो व्यू है, जो जनता का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन, जनमत जो है, उसका कोई महत्व नहीं है, उनको कोई इंपॉर्टेंस या क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से उनका कोई भी महत्व नहीं है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वहीं अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देखेंगे, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था देखेंगे, तो वहां पे क्या है, जनता की ही सरकार होती है, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं और जनता के पास ये अधिकार है कि अगर आप किसी नीति से या किसी प्रोग्राम या पॉलिसी जो सरकार द्वारा बनाई गई है, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, आप उससे नहीं सही मानते हैं, तो आप उसका विद्रोह कर सकते हैं, आप अपना जो ओपिनियन है उसे व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनका ये उत्तरदायित्व है कि वह जनता के ओपिनियन यानी जनमत जो है उसको पूरा इंपॉर्टेंस दें, उसी के आधार पे नीतियों का निर्माण करें। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देंगे, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था, और ये कहा जाता है कि इट फॉलोज द मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट पॉसिबल डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ। और जब हम ये कहते हैं तो वहां पे जो टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र व्यवस्था के, जिसको कहते हैं रेफरेंडम है, प्लेबिसिट है और इनिशिएटिव है और रिकॉल, ये तीन कहे जाते हैं, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। इन तीनों के माध्यम से स्विट्जरलैंड अपना जो व्यवस्था है, सेमी प्रेसिडेंशियल व्यवस्था, उसे बहुत अच्छे रूप से चला रहा है। तो जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इस प्रक्रिया का एक विशेष राजनीतिक शासन को के सार्थक मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, और जिससे हमें पता क्या चलता है कि कौन सा शासन बेहतर है, ये पता करने के लिए हम ये मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया सत्तावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अच्छा, एक और कारण ये है कि यह प्रक्रिया ठोस स्तर पर सवालों को समझने में मदद करती है। जैसे कि क्या विकासशील देश, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के तर्ज पर एक निर्देशित लोकतांत्रिक शासन के पथ पर चलना चाहिए। तो जैसे ये आपके पाठ्यक्रम का भाग भी है, उसमें वो ये पूछते हैं ये प्रश्न कि जैसे आज के समय में कहा जाता है कि जो राज्य जहां पे हम ये देखते हैं स्थायी रूप से हमें डेमोक्रेसी नहीं मिलती, मतलब वो राज्य प्रयास कर रहे हैं कि वो एक प्रजातंत्रीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लें, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वो गाइडेड डेमोक्रेसी है। गाइडेड डेमोक्रेसी मतलब निर्देशित लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वो ये देखते हैं कि जो अथॉरिटेरियन, जो सत्तावादी टेंडेंसी है, वो ज्यादा डोमिनेंट रहती है, वो ज्यादा प्रभुत्व रखती है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएं, लेकिन जो वहां पे जो जैसे मिलिट्री हो गई या वहां पे कोई लीडर हो गया जो कि बहुत पावरफुल है, तो वो सत्ता जो है, अपना जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, सत्तावादी शासन जो है, वो उसे एस्टैब्लिश कर लेता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे जो हमारे जो ठोस प्रश्न है कि हम ये समझें कि विकासशील देशों में जो हम गाइडेड डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो ये करना सही है या नहीं, या इनको गाइडेड डेमोक्रेसी या वहां पे अगर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है तो उसका सही तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम उसको इंश्योर कर सकते हैं कि वो राज्य जहां पे पहले एक टर्मोइल रहा है, पहले वो लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहे हैं, अब हम उन्हें कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ला सकते हैं। तो इन सवालों के आंसर के लिए हम जो पॉलिटिकल राजनीतिक शासन है उनका वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, जैसे निर्देशित लोकतंत्र, जैसे हम आपको बता रहे थे कि इसमें कहा जाता है कि एक औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो वास्तव में तो सत्ताधारी होती है या सत्तावादी होती है, सत्तावादी सरकार होती है, या कुछ मामलों में निरंकुश भी होती है, और ये एक मिश्रित शासन के रूप में काम करती है। जैसे कि चुनावों द्वारा ये अपने आप को वैध बनाती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, लेकिन राज्यों की नीतियों और उद्देश्यों और लक्ष्यों में ये किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं लाती है। तो जो निर्देशित लोकतंत्र, जैसे हमने आपसे कहा गाइडेड डेमोक्रेसी, ये एक तरह से मिश्रित व्यवस्था, मिश्रित शासनों को की तरह चलती है कि ये
अपनी नीतियों उद्देश्यों में भी कोई बदलाव नहीं लाएगी, और फिर ये क्या करेगी, ये जो शासन, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये वास्तव में सत्तावादी होती हैं, लेकिन ये दिखाती ऐसे हैं कि ये राजतंत्री हैं, ये लोकतंत्री हैं। अच्छा, अब आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विभाजन, जो क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन किया गया है, वो लोकतांत्रिक और सत्तावादी में किया गया है। अच्छा, जब हम लोकतांत्रिक शब्द समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ये एक प्राचीन राजनीतिक शब्द है। इसका अर्थ हम ग्रीक शब्द से लेते हैं, डेमोस एंड क्रेटोस, या क्रेटिया कहते हैं। इसका अर्थ होता है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है डेमोस, जिसका मतलब है पीपल यानी जनता, और क्रेशिया यानी क्रेटोस, इसको कहते हैं रूल और अथॉरिटी। तो इसका अभिप्राय है, डेमोक्रेसी का अभिप्राय ये है, रूल बाय द पीपल, जनता का शासन एक तरीके से, या लोगों द्वारा शासन। सो विकसित राज्यों में उदारवादी लोकतांत्रिक शासनों को रॉबर्ट ढाल एक राजनीतिक विचारक, उन्होंने अपने कार्य में, यानी उनका एक कार्य था जिसको कहते हैं पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन, इस कार्य में बहुसत्तावादी शासनों के रूप में वर्गीकृत किया है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो राज्य हैं, उनमें उदार लोकतांत्रिक या बहुसत्तावादी शासन जो है वो पाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक संस्थानों और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें जैसे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, उनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। जो लोकतांत्रिक शासन होते हैं, मतलब ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें उत्तरी अमेरिका में मिलता है, पश्चिमी यूरोप में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के राज्यों में। और ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हम ये जज करते हैं कि कोई राज्य जो है वह लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि वहां पे एक तो सार्वभौमिक मताधिकार शामिल होगा, सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वहां पे मिलेगा। एक विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, उन्हें चुना जाता है और जनता के प्रति सीधे तौर पे वह जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे अगर आप एक अथॉरिटेरियन सिस्टम को देखेंगे, एक सत्तावादी शासन को देखेंगे, तो वहां पे जो पावर है वो एक लीडर के हाथ में है। अब वो कितने समय के लिए सत्ता में है ये किसी को नहीं पता सिवाय उस लीडर के। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं, तो वहां पे एक विशिष्ट अवधि के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और उसके बाद फिर से चुनाव। जैसे आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल, आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये राज्य क्या है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं और यहाँ पे जो चुनाव है, प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और वह जनता के प्रति सीधे तौर पे उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ये शासन व्यवस्थाएं अपने नागरिकों को सार्वजनिक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर देती हैं, अर्थात यहाँ पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि जो जनता है वह अपने राज्य की पॉलिटिकल लाइफ जो है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक लाइफ है, उसमें एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी कर सकती है, उसमें भागीदारी भी ले सकती हैं। तो ये भी सामान्य अवसर दिए जाते हैं। यहीं अगर आप अथॉरिटेरियन रिजीम्स को देखेंगे, सत्तावादी शासनों में देखेंगे, तो वहां पे ओपन कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां पे वो अलाउ नहीं करते हैं, वह इस चीज को नहीं मानते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज यानी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो अस्तित्व में होने चाहिए, या फिर वो जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उन्हें वह बल और भय के आधार पे दबा देते हैं। तो इसलिए वो ये चीज, वो समान अवसर प्रदान नहीं करते हैं। अच्छा, राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं को समर्थन के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार होता है। आप जैसे देखते हैं जब भारत में इलेक्शंस होते हैं या अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं, जो अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए या प्रधानमंत्री पद के लिए सामने ला रहे हैं, जो कैंडिडेट्स, वो कैसे एक तरह से ओपन कॉम्पिटिशन के माध्यम से अपना पक्ष हमारे सामने रखते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं और फिर वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से वह एक बेहतर सरकार और बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने ये इंश्योर करते हैं, ये हम देखते हैं कि जो राजनेता हैं वह सार्वजनिक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ये हम अलाउ करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वही ये चीज अलाउ कर सकती है। अच्छा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक राज्य में ही मिल सकता है।
अच्छा, और यही इनके गठन का आधार भी बनता है। अच्छा, प्रतिस्पर्धी दल प्रणाली को दबाव समूहों द्वारा पूरक बनाया जाता है। जो पार्टी सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप, एक तरह से उसे सप्लीमेंट करता है। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह मतलब ये दबाव समूह लोगों को संगठित करके सरकार के आचरण को प्रभावित करते हैं। मतलब सरकार दबाव समूहों के से एक तरह से एक चेक रखने का, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उन पे एक तरह से एक चेक करने का काम जो है ये दबाव समूह करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विपक्ष के प्रति उच्च स्तर की सहनशीलता को दर्शाती है। अच्छा, जो सत्तावादी शासन होते हैं, जो अथॉरिटेरियन सिस्टम होते हैं, वह किसी भी तरीके के विपक्ष को या डिसेंट को एक तरह से अग्री नहीं करते हैं, वह किसी भी तरह उसके प्रति सहनशील नहीं होते हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं होती हैं वह विपक्ष के प्रति एक उच्च स्तर की सहनशीलता रखते हैं। जैसे आप अगर इंडिया में देखें, हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होते हैं, तो वो जो विपक्ष दल के नेता होते हैं उनको भी अपनी बात रखने का उतना ही मौका दिया जाता है। जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं जो संसद की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उनको भी अपनी बात रखने का उतना ही मौका दिया जाता है जैसे कि जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसे। अगर आप सत्तावादी शासन में जाएंगे तो वहां पे ये व्यवस्था नहीं है। जो एकल पार्टीज होती हैं, जो वन पार्टी सिस्टम्स होते हैं, वहां पे अब जैसे आप एग्जाम्पल में चाइना ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे वह किसी भी तरीके के विपक्ष को या किसी भी तरह के डिसेंट को, जहां पे लोग उनकी बात से अगर नहीं सहमत है तो वह उस चीज का किसी भी तरीके से समर्थन या उसके प्रति सहनशील नहीं होते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन जो है ये विपक्ष के प्रति एक तरह से सहनशीलता जो है वो अपनी दर्शाती है। अच्छा, सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र सूचना के वैकल्पिक स्रोतों का अस्तित्व भी सहायक है। संस्थागत अर्थात इंस्टीट्यूशनली गारंटीड और प्रोटेक्टेड जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो हैं वह एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं ये हर व्यवस्था में नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जो ट्रू लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहीं पे हमें नागरिकों के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं और उनके मतलब जो राजनीतिक अधिकार हैं उनका राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, मतलब राज्य की जो राजनीतिक लाइफ है उसमें भागीदारी लेने का जो काम है वो भी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अलाउ करती है। ये एक सत्तावादी शासन में नहीं हो सकता। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन विभिन्न स्वायत्त संगठनों और संघों के अस्तित्व की वैधता से प्रतिष्ठित है, जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। तो कई ऐसा, जैसे हम ये मानते हैं कि जो सत्तावादी शासन होते हैं वह पूर्ण रूप से हर वॉक ऑफ लाइफ को, यानी कि राज्य की हर श्रेणी, हर सेक्शन, हर जितने भी संगठन हैं सबको, संघों को, सबको एक तरह से नियंत्रित करती है अपने अंतर्गत। लेकिन जो एक लोकतांत्रिक शासन है वो स्वायत्तता देता है। जो संगठन है, जो संघ है, उनका अपना एक अस्तित्व होता है और वो सरकार से स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। जो विकसित विश्व के सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं। अच्छा, यही हम आपसे बताना चाह रहे थे कि जो, जैसे हम कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित राज्य हैं, अगर हम ये कहें कि हर राज्य की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो एक जैसी है, तो ऐसा नहीं है। हर राज्य का जो राजनीतिक संस्कृति होती है, पॉलिटिकल कल्चर होता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती हैं, वह सब विभिन्न होती हैं। और यहीं पे जो हमारा कंपेरेटिव स्केच है, यानी जो हमारी तुलना करने का जो उद्देश्य है वो सामने आता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विकसित विश्व में भी सभी लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाएं हैं वह एक जैसी नहीं हो सकती। और कुछ देश केंद्रीकरण और बहुसंख्यक शासन के पक्षधर होते हैं, जबकि अन्य देश विखंडन और बहुलवाद के पक्षधर होते हैं। यानी कि कुछ कंट्रीज, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं, उनको लगता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, के शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वही आधार होना चाहिए राज्य को चलाने का। और कुछ जगहों पे वो क्या कहते हैं, वो प्लूरलिज्म में यानी बहुलवाद में विश्वास रखते हैं, फ्रैगमेंटेशन में विश्वास रखते हैं। तो इसी आधार पे हम ये कहते हैं कि राज्यों की जो प्रणालियां होती हैं वो विभिन्न होती है। और यहीं पे हमारी तुलना आती है कि हम कैसे उनकी तुलना करके समझें कि भारत की व्यवस्था यूएस की व्यवस्था से कैसे भिन्न है।
अच्छा, बहुसंख्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं वेस्टमिंस्टर मॉडल के अनुसार संसदीय तर्ज पर आयोजित की जाती हैं। ऐसे लोकतांत्रिक शासन ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सारे राज्यों में पाए जाते हैं। अब जैसे हम आपको बता रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था, तो जैसे ही कहा जाता है कि बहुसंस्कृत लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाएं हैं इनको कहा जाता है ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम पे चलते हैं। अच्छा, जो जैसे संसदीय व्यवस्था अगर हम आपको संक्षिप्त में बताएं तो संसदीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, हम इसे कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और वेस्टमिनिस्टर अभी हमने आपको बताया ये भी कहा जाता है संसदीय व्यवस्था को। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये हमें विशेषताएं हर संसदीय प्रणाली में मिलेंगी, यानी जो राज्य संसदीय व्यवस्था को अपना रहे हैं उन राज्यों में हमें ये फीचर्स, ये जो विशेषताएं हैं ये सामान्य रूप से मिलती हैं। जैसे कि इन व्यवस्थाओं में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर मिलता है। नाममात्र मतलब नॉमिनल हेड होता है, एक होता है रियल हेड यानी वास्तविक हेड। तो जो नॉमिनल हुए, जैसे अगर हम भारत का आपको एग्जाम्पल दें तो जो राज्य का मुखिया है वह नाममात्र के होते हैं और सभी कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो उनके पास निहित होती हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है, मतलब इन शक्तियों का जो प्रयोग है ये मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो कि वास्तविक की कार्यपालिका होते हैं, कार्यकारी होती हैं। तो राज्य का मुखिया केवल एक संवैधानिक प्रमुख की तरह काम करता है। तो अगर हम आपको भारतीय व्यवस्था का एग्जाम्पल दें तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वह एक नाममात्र के मुखिया हैं, नाममात्र के हेड हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं वह उनके पास हैं, उनके पास निहित होती हैं, संविधान द्वारा उन्हें दी गई हैं, लेकिन इनका जो वास्तविकता में प्रयोग है वो रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी करता है। यानी वास्तविक में कौन हुआ? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद यानी प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट है उनके पास मुख्य शक्ति होती है। तो पहला मुख्य फीचर जो एक संसदीय व्यवस्था का है वो होता है नॉमिनल और रियल यानी नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा हमें जो एक बेसिक डिफरेंस मिलता है वो है वास्तविक कार्यपालिका की संरचना एक व्हील्स विद इन अ व्हील्स की तरह होती है। यानी एक तरह से व्हील्स विद इन अ व्हील्स का मतलब क्या है, क्योंकि एक जो कार्यपालिका है वो विधायिका से निकल के आती है, इसलिए ये माना जाता है कि दोनों के बीच में, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध है। ये आपको भारत में देखने को मिलता है। जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में हमें घनिष्ठ संबंध मिलता है। और विधायिका में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और अन्य सभी मंत्री जो हैं वो विधायिका में बहुमत दल से ही होते हैं। तो यदि विधायिका के गैर सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें एक निश्चित अवधि, जो कि जनरली 6 मंथ्स होती है, उसके अंदर विधायिका की किसी भी सदन की सदस्यता सुनिश्चित करना उनके लिए आवश्यक होता है। तो हम ये मानते हैं व्हील्स विद इन अ व्हील से मतलब क्या है कि जो कोर होता है, जो इंटरनल कोर होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद उनकी कैबिनेट आती है यानी उनका मंत्री परिषद आता है, फिर मंत्रिमंडल आता है और इसी तरीके से वह इसी ऑर्डर में अपने सारे कार्य करते हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर होता है संसदीय व्यवस्था का, वो होता है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी। मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि राज्य के जो मुखिया हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट हमारी है यानी जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और जो मंत्रिमंडल हैं उनका एक सबसे पहली जो उनका उत्तरदायित्व, उनकी जो जिम्मेदारी है वो है राज्य के मुखिया के प्रति, अर्थात टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट। टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के अध्यक्ष के प्रति उन्हें अपनी जिम्मेदारी उनकी होती है, यानी कि उन्हें प्रेसिडेंट को अपने हर कार्य के बारे में, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हर कार्य के बारे में सूचित करना, इन्फॉर्म्ड रखना, ये उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर होती है मंत्रियों की जिम्मेदारी। मंत्रियों की जिम्मेदारी से मतलब है कि हर जैसे ही प्रेसिडेंट, जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो हर मंत्री को एक एक विभाग दिया जाता है, एक एक डिपार्टमेंट सौंपा जाता है। तो उस डिपार्टमेंट, उस विभाग के प्रति हर मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसमें क्या निर्णय लिए गए, कहाँ से फंड्स आए, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया। तो वो सारे जो जवाबदेही है, वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके प्रति जो जवाबदेही है वो मंत्रियों की होती है। तो पहली जो मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी है वो है राज्य के अध्यक्ष के प्रति। दूसरी है मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जो कि विधायिका के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। और दूसरी करती है तो इसे संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है और ये सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसको एक कॉन्सेप्ट चलता है संसदीय व्यवस्था में दैट द मिनिस्टर्स दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, अर्थात ये तैरते और डूबते एक साथ हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम ये कहते हैं, संसदीय व्यवस्था में सबसे पहला इसका मुख्य फीचर ये होता है कि यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका जो है वो मिलती है, नॉमिनल और रियल, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका मिलती है हमें। दूसरा इसका विशेष फीचर ये है कि हमें एक घनिष्ठ संबंध, निरंतर घनिष्ठ संबंध मिलता है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मध्य। और तीसरा हमारा जो मुख्य विशेषता है वो है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी, जो कि 3 तरह की होती है, हमने आपको बताया। पहली होती है राज्य के अध्यक्ष के प्रति, दूसरी होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी जो उनका विभाग है उसके प्रति, और तीसरी होती है जो कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये हो गया संसदीय व्यवस्था, यानी कि जितने भी हम ये कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कंट्रीज, जैसे विकसित कंट्रीज का अगर हम नाम लेंगे तो उन्होंने पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था को, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल में हम पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था की हमने आपको कुछ विशेषताएं बनाई थी। अच्छा, वहीं पे अमेरिकी मॉडल जो है उस पे आधारित बहुलवादी लोकतांत्रिक शासन यानी कि प्लूरलिस्ट जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो यूएस के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, यूएस का मॉडल क्या होता है? यूएस के मॉडल से मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथकीकरण। बच्चों इस चीज को समझिएगा कि जो संसदीय व्यवस्था होती है वहां पे अभी हमने आपको बताया विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध मिलता है, यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल के आती है, तो इसलिए हमें उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप मिलता है। लेकिन जो अमेरिकी मॉडल पे आधारित जो लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाएं हैं, रिजीम्स हैं, वो यूएस मॉडल पे क्योंकि आधारित है, तो यूएस में जो सिस्टम है, अमेरिका में शक्तियों के पृथकीकरण को अपनाया गया है। और शक्तियों के पृथकीकरण से मतलब क्या है? जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनके मध्य सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट करता है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक और कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी नियंत्रण और संतुलन। तो ये 2 आधार होते हैं यूएस मॉडल पे जो कंट्रीज काम करती हैं उनके। पहला है शक्तियों का पृथकीकरण और दूसरा है नियंत्रण और संतुलन। नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे जो राज्य हैं जो गहरी धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से विभाजित हैं, उन्होंने ऐसे शासन को अपनाया है। इन शासनों की सामान्य विशेषताएं विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, एक प्रभावी द्विसदनीय प्रणाली, एक बहुदलीय प्रणाली, संघवाद और सत्ता का हस्तांतरीकरण, ये सब चीजें एक यूएस मॉडल जो सिस्टम होता है उसमें पाई जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम ये देखते हैं भारत में भी जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो तो वैसे भी स्वतंत्र रूप से काम करती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का यानी विधायिका और कार्यपालिका का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप हमें नहीं मिलता है। ये व्यवस्था यूएस में भी है, वहां का भी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन जो व्यवस्था आपको भारत में या एक संसदीय व्यवस्था में मिलती है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, वो चीज अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में शासन की सामान्य विशेषताएं विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण ये मिलता है वहां पे। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और जो विधायिका है वहां की, वह अपना स्वतंत्र रूप से, यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पे भी द्विदलीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। अपर हाउस वहां का सेनेट है और लोअर हाउस वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो वो भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पे उनके एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दे दी हैं तो वो निरंकुश होकर कार्य कर सकता है। वो क्यों नहीं निरंकुश होकर कार्य कर सकते हैं? क्योंकि वहां पे नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक तरह से माध्यम से एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, नियंत्रित करने की कोशिश की गई है राष्ट्रपति की शक्तियों को। आप ये समझिए, जो जैसे भारत का राज्यसभा है वह इतना शक्तिशाली नहीं है। जैसे भारत का राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हमने आपको बताया था, जितने भी राज्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। लेकिन जब हम सेनेट की बात करते हैं, यूएसए की सेनेट की, तो वहां पे भी यही चीज है, वहां भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है सेनेट में। लेकिन यूएसए का, अमेरिका का सेनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली अपर हाउस है।
इतना शक्तिशाली अपर हाउस और किसी राज्य के पास नहीं है जितना कि पावरफुल सेनेट है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया के कई नए स्वतंत्र राज्य औपनिवेशिक शासन से उभरे। औपनिवेशिक शासन यानी कि जो कॉलोनी सिस्टम था उससे वो उभरे। ये जो हमारे अफ्रीका और एशिया के जो राज्य थे वो स्वतंत्र हुए और औपनिवेशिक शासन से उभरे। उपनिवेशवाद से मुक्ति ने उन्हें उनमें ये आशा जगाई कि जो नए राज्य हैं उनका आधुनिकीकरण करने वाले राजनीतिक अभिजात वर्ग यानी जो एलीट क्लास होगा वह सफलतापूर्वक राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को लोकतांत्रिक सरकारों में बदल सकता है और इस तरह राष्ट्र निर्माण के जो कार्य हैं उन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश राज्य जो थे उनमें एक तो लिटरेसी की कमी थी, साक्षरता की कमी थी। अच्छा, औद्योगिक विकास एक बहुत बड़ी कमी थी और लोकतांत्रिक अनुभव की कमी होने के कारण उन्हें एक तरह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशवाद के बाद जो राज्य आए जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन को व्यवस्था को अपनाया उनमें जो सत्तावादी प्रवृत्ति थी वह सबसे ज्यादा प्रबल थी और वही विकसित भी हो रही थी। जैसे इसमें हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान का दे सकते हैं। मतलब जो राज्य जैसे पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग उपनिवेशवाद से उभर के आए थे, हम लोग कॉलोनी सिस्टम पहले थे, फिर हमारा विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब इन राज्यों में एक तो क्योंकि लिटरेसी साक्षरता की कमी, औद्योगिक विकास की कमी और किसी भी तरीके के लोकतांत्रिक शासन का जो एक अनुभव होता है उसकी कमी थी और इसकी वजह से ये देखा गया कि ये राज्य जो थे ये लोकतांत्रिक शासन को एक अच्छी तरीके से अपना नहीं पाए। पाकिस्तान उदाहरण है। इसके साथ साथ विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता एक बहुत बड़ी बाधा जो थी वो भाषा थी। भाषा, आदिवासी समस्या और धार्मिक आधार पे जो जातीय विभाजन है यानी जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है लिंग्विस्टिक, ट्राइबल और धार्मिक लाइंस यानी रिलीजियस लाइंस पे, ये सब भी एक तरह से बहुत बड़ी लिमिटेशन, बहुत बड़ी बाधा बने किसी इन विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में। जातीय विविधताएं यानी कि जो डाइवर्सिटी थी राजनीतिक संगठनों में परिलक्षित होती हैं और राजनीतिक मोबिलाइजेशन का आधार बनती हैं, क्योंकि इन राज्यों में जैसे अभी हमने आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, तो पाकिस्तान में आप देखिए इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, लेकिन 1958 से 1971 के बीच जनरल मिर्जा, आयूब खान, याया खान, ऐसे जो ये तानाशाह जो मिलिट्री लीडर्स थे ये सामने आए। अच्छा, जैसे फिर 1977 से 1988 के बीच में हम देखते हैं जिया उल हक, ये एक बहुत प्रोमिनेंट वो रहे, मिलिट्री डिक्टेटर रहे। फिर सबसे पॉपुलर जैसे 1999 से 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जो ये तख्ता पलट होता है कि जैसे कैसे सरकार जो है वह पाकिस्तान का अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो किस तरीके से अयूब खान के एक कूप के माध्यम से अपने आप को स्थापित करते हैं, ये जो है ये कारण बना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना ना हो पाने में या एक स्टेबल डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट में बाधा के रूप में इसने काम किया। अच्छा, जैसे कि हमने आपको बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक शासन है यानी कॉलोनियल रूल है, ये एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र राज्य हैं इनमें ज्यादा देखने को मिला। अच्छा, औपनिवेशीकरण ने जो नए राज्य हैं उन्हें लोकतांत्रिक सरकार में लाए और जो राज्य निर्माण की जो इनकी प्रयास था, ये राज्य निर्माण की जो इनकी प्रक्रिया थी उसमें मदद जरूर मिली, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। जैसे चीन है, चीन एक जैसे देश जो औपचारिक एक तरह से कहेंगे ये लोकतांत्रिक राज्य नहीं है। अच्छा, इस्लाम एक रीजन बना जिसमें कि कहा जाता है कि जैसे नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमने देखा कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्ट, एग्जाम्पल पाकिस्तान, ईरान और सूडान का है। तो विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन के समक्ष एक जो समस्या थी वो थी कि किस तरीके से हम यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण करें, और इसके साथ ही साथ अविकसितता जो है, जो अंडर डेवलपमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह रही। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि अगर हम ये देखें कि सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन, अगर हमें इन दोनों में किसी भी तरीके का ये समझना है कि कौन सा शासन बेहतर है, अगर हम इनके मध्य तुलना करें तो हम ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन है वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सत्तावादी शासन में हमें क्या मिलता है, वहां पे जो
जनता है उनके पास अधिकार जो है उनका अभाव होता है, और वहीं जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक राज्य होते हैं वहां पे जनता का जो व्यू है, जो जनमत है, उसको महत्व दिया जाता है। तो हमने आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन इसके बारे में अध्ययन किया, और हमने ये बताया कि किस तरीके से सत्तावादी शासन जो है वो कम अच्छा होता है और राष्ट्र जो लोकतांत्रिक शासन है उसे बेहतर माना जा सकता है। अब अगले सत्र में आपसे मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।